सबकी बातें सुनकर अभिराम वहां से अपने टेबल पर आया और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके रिपोर्ट बनाने में लगा। उसे काम खत्म करते हुए रात के 9 बज गए थे, जिसके बाद वो हड़बड़ी में वहां से अपना सारा सामान पैक करके बाहर आया। उसने अपने कंपनी से थोड़ी दूर जाकर एक बस ली और वहां से अपने घर के लिए निकल गया। अभिराम कुछ ही देर में कनॉट प्लेस अपने घर पहुंचा। वो घर काफी छोटा था, लेकिन बेहद खूबसूरत था। रोशनी से रात के वक्त घर जगमगा रहा था, जिसे देखकर अभिराम ने राहत की सांस ली। पर अभी उसके पैर घर के अंदर पड़े ही थे कि तभी अचानक उसके ऊपर ढेर सारे कपड़े आ गिरे, जिसे देखकर अभिराम हैरान था कि तभी उसके सामने चारू की माँ ऐश्वर्या मेकअप में डूबी और काफी भारी साड़ी पहने गुस्से में तिलमिलाते हुए आई। कामचोर, नकारे, निकम्मे, तू इतनी देर से आएगा तो खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? कहा था ना कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना दोनों टाइम पर होना चाहिए। कहाँ मर गया था? तुझे पता है हम सबकी भूख से जान निकले जा रही है। सॉरी माँ जी, मैं अभी बनाता हूँ। अभिराम जो दिन भर ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, उसने अपना बैग अपने कमरे में रखा और रसोई में जाकर तुरंत ही खाना बनाने लगा। पर तभी अभिराम के कानों में फिर उसकी आवाज पड़ी। न जाने मेरी बेटी को तुझमें क्या नजर आया कि उसने तेरे जैसे फक्कड़ और भिखारी से शादी कर ली। न खून का पता है, न खानदान का पता है। सड़क पर भीख मांगते मांगते मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर हमारे घर में डेरा डाल दिया। मेरा बस चलता तो तुझे 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त न करती। ऐश्वर्या की इतनी गालियां सुनने के बावजूद अभिराम चुपचाप खाना बना रहा था। कुछ ही देर में आलोक भी घर वापस आया, आंखों पर मोटा चश्मा और सिंपल सा शर्ट पैंट, जिसे देखकर ऐश्वर्या गुस्से में उस पर भी चिल्लाने लगी। आ गए दिन भर की चाकरी करके? कॉलेज शाम को खत्म होता है और आप अब आ रहे हैं। सोचा था शादी के बाद थोड़ी तरक्की होगी, प्रोफेसर से कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, पर अभी भी प्रोफेसर की जिंदगी जी रहे हैं। आपके भाई को देखो, सारे बिजनेस को हड़प कर बैठ गया। आपके पिता ने उसे सब कुछ दे दिया। वो और उसका बेटा कुंडली मारकर पूरे बिजनेस पर बैठे हैं। और मेरी बेटी को क्या दिया? सिर्फ मैनेजर की जगह। और मेरी बेटी, वो बेवकूफ, उसने एक फक्कड़ से शादी कर ली और अपनी पूरी जिंदगी मुझसे भी ज्यादा बेकार कर ली। ऐश्वर्या की इन बातों को आलोक ने चुपचाप सुना और अपने कमरे में चेंज करने चला गया। कुछ ही देर बाद अभी ने उन दोनों के लिए डिनर लगाया। ऐश्वर्या और आलोक दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, पर ऐश्वर्या अभिराम के बनाए हुए खाने में एक एक कर नुक्स निकाल रही थी कि तभी अचानक उसके हाथ से एक गिलास टेबल से नीचे गिरकर टूट गया, जिसे देखते ही अभिराम, जो वही पास में खड़ा उन्हें सर्व कर रहा था, उसने तुरंत नीचे झुककर कांच के टुकड़ों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ऐश्वर्या डाइनिंग टेबल से उठने लगी और उसने जानबूझकर अभिराम के हाथ पर अपना पैर रख दिया, जिससे अभिराम जिस कांच के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो कांच का टुकड़ा अभिराम के हाथों में ही चुभ गया। अभिराम को काफी तकलीफ हो रही थी। उसने दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके मुंह से आह निकल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या उसे नजरअंदाज करके उसके पैरों को मसलते हुए वहां से रसोई की तरफ बढ़ गई। आलोक ने अभिराम के कराहने की आवाज सुनने के बावजूद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभिराम उन कांच के टुकड़ों को समेटकर वापस रसोई में आया और अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ में काफी जख्म आया था, जिसे वो पानी से धोते हुए अपने मन में सोचने लगा, क्यों भगवान, आखिर इतना कुछ करने के बावजूद ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? दिन भर गधों की तरह काम करता हूँ, कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई शिकायत ना हो, इसलिए बिना किसी शिकायत के सबकी फरमाइशों को मानता हूँ। और चारू, कोई उसे मेरे कारण ताना ना दे, इसलिए कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देता। सोचता था कि शादी के बाद चारू के परिवार में मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा, मुझ जैसे बदनसीब अनाथ को कोई अपना मिल जाएगा, लेकिन अब तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? अभिराम की आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। उसके हाथ से खून और आंखों से आंसू बह रहे थे।
पर उसके पास उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। रोज थोड़ा थोड़ा अभिराम का दम घुट रहा था और वो चाहकर भी अपने मन की बात किसी को कह भी नहीं पा रहा था। पर कोई इंसान इतना कैसे सह सकता है और कब तक रहेगी अभिराम की ऐसी जिंदगी। ऐश्वर्या और आलोक खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए, जिसके बाद अभिराम डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी पत्नी चारू के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा रात के 12 बज गए, तब उसने चारू को कॉल किया। अभी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। सामने से चारू की मीठी सी आवाज आई, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम फिनिश कर लो। तुमने खाना खा लिया? चारू ने सामने से पूछा, जिस पर अभिराम जो डाइनिंग टेबल पर अपने सामने खाना लिए बैठा था, उसने खाने को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खा लिया, बस तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी। ठीक है, तुम काम पर ध्यान दो, मैं फोन रखता हूँ। अभिराम काफी देर से चारू के साथ खाना खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब चारू काम में बिजी थी। वो रात को वापस आने वाली नहीं थी और अभिराम अकेले खाना खाना नहीं चाहता था। दिन भर की थकान के बाद अभिराम ने खाने को वापस फ्रिज में रखा और वहां से अपने कमरे में चला गया। चारू के कमरे में उसके परिवार की ढेर सारी तस्वीरें थीं, जिसमें अभिराम उनके शादी की तस्वीर में सिर्फ नजर आ रहा था, वो भी एक कोने में, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिराम पूरे दिन की बातें याद करते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ही उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज सुनकर अभिराम खुद को जबरदस्ती खींचता हुआ उठा और अपने घर के कामों में लग गया। उसने जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई की और नाश्ता बनाकर घर से निकलने लगा कि तभी ऐश्वर्या, जो अभी अभी अपने बिस्तर से निकलकर बाहर आई थी, उसने अचानक टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से एक सेब को निकालकर उसे अभिराम पर मारते हुए उससे कहा, ओ कामचोर, कहाँ चल दिया? भूल गया तुझे आज मेरे लिए कपड़े लेकर आने थे, जो मैंने अपने डिजाइनर दोस्त को ऑर्डर किए थे। आज शाम को ही ईशाना की सगाई है और उसमें मुझे सबसे अच्छा दिखना है। माँ जी, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा, लेकिन अभी मेरा ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभिराम ने मायूस चेहरे के साथ ऐश्वर्या को देखते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर ऐश्वर्या उसे घूरते हुए वहां से रसोई की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर अभिराम आराम से घर से बाहर निकला और दरवाजे को अच्छे से बंद करके बस लिए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अभिराम जैसे तैसे जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचा, लेकिन जब वो अपने टेबल जहां वो काम किया करता था वहां पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर किसी ने च्युइंगम लगा दी थी। उसके टेबल पर कॉफी बिखरी पड़ी थी। उसका टेबल इतना गंदा था कि उस पर मक्खियां लगी हुई थी। ये देखकर अभिराम अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया। वहीं बाकी के सभी स्टाफ मेंबर अपना मुंह छुपाए उस पर हंस रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब अभिराम के साथ ऐसा कुछ हुआ था। अभिराम के साथ ऐसा अक्सर होता रहता था। लोगों को उसके साथ ऐसी बचकानी हरकत करना बहुत पसंद था। तभी सीईओ का असिस्टेंट विवेक वहां पहुंचा, जिसने वो सब देखते हुए तेज आवाज में कहा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टेबल और चेयर इतनी गंदी कैसे हुई? यहाँ पर साफ सफाई करने वाले नहीं आए थे क्या? कहाँ हैं सारे क्लीनर्स? विवेक ने तुरंत क्लीनर को बुलाया, जिसकी आवाज सुनते ही क्लीनर वहां आए और जल्दी जल्दी टेबल और कुर्सी को साफ करने लगे। वही विवेक उन सबको देखकर अभिराम के साथ एक तरफ आया और फिर उसने अभिराम से कहा, अभी ये सब कब तक चलेगा? तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कोई इतना बर्दाश्त कैसे कर सकता है? अच्छा हुआ कि कल वक्त रहते मुझे पता चल गया कि पेन ड्राइव इन लोगों ने बाहर बड़े वाले डस्टबिन में फेंक दिया था और मैंने तुम्हें ढूंढ कर दे दी, वरना कल क्या करते? ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। विवेक की ये बातें सुनकर अभिराम ने वहां अपने सामने उन स्टाफ को देखते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है विवेक, तुम जितना रिएक्ट करोगे इन लोगों को उतना लगेगा कि इनकी हर हरकत से तुम्हें फर्क पड़ता है। अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो ये कब तक ऐसी हरकतें करेंगे? जाने दो, वैसे भी आदत सी हो गई है।
अभिराम की ये बातें सुनकर विवेक उसे हैरानी से देख रहा था। वही उसकी टेबल और कुर्सी साफ हो गई थी, तो अब अभिराम वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद विवेक अपने फोन में कुछ करते हुए वहां से चला गया। कुछ ही देर में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें मार्केटिंग टीम और बाहर के कुछ इन्वेस्टर्स शामिल होने वाले थे, जिनमें अभिराम भी था। वो अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा था, तभी उसके मैनेजर संदीप ने उससे कहा, अभिराम, मैंने सुना है कि हमारे इन्वेस्टर मिस मिताली, उन्हें हॉट चॉकलेट काफी पसंद है, तो तुम मीटिंग में आने से पहले उनके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आना। तब तक मैं बाकी सबके साथ जाता हूँ। संदीप की बात सुनकर अभिराम वहां से हॉट चॉकलेट लेने के लिए चला गया। अभिराम ने अपनी कंपनी से बाहर आकर पास ही के एक रेस्टोरेंट से हॉट चॉकलेट पैक करवाया और उसे लेकर वापस कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकल गया। कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। मिस मिताली, जो इन्वेस्टर थी, वो भी वहां मौजूद थी। उसने एक लॉन्ग स्कर्ट और डीप नेक वाला टॉप पहना था। वो बला की खूबसूरत थी और किसी मॉडल की तरह नजर आ रही थी। तभी अभिराम अपने हाथों में हॉट चॉकलेट लेकर अंदर आया, पर वहां खड़े उसी के एक टीम मेंबर ने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया, जिससे अभिराम उस हॉट चॉकलेट के साथ सामने बैठी मिताली के ऊपर गिर गया। अभिराम ने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन वो पूरा हॉट चॉकलेट मिताली के कपड़ों पर गिर गया था, जिसके गिरते ही मिताली गुस्से में चीखते हुए खड़ी हुई। आओ, यू इडियट! ये तुमने क्या किया? मिताली ने गुस्से में अपने सामने खड़े अभिराम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगी। सब एकदम से ही अपनी जगह से खड़े हो गए। वही जिस स्टाफ मेंबर ने अभिराम के आगे पैर किया था, वो उसकी हालत देखकर हंसने लगा। मिताली ने तुरंत टेबल पर रखे अपने पर्स को उठाते हुए गुस्से में कहा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने से रही। तुम्हारी इस कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। सर, वो मेरी गलती नहीं थी, प्लीज आप। संदीप गुस्से में वहां से जा रहा था, जिसे देखकर अभिराम भी उसके पीछे जाने लगा कि तभी अचानक से जिस एम्प्लॉय ने उसे गिराया था, वो उसके सामने आ गया। वहीं पीछे भी कुछ 2 एम्प्लॉयज और थे। वो सभी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद पानी की बोतल लेकर आगे आए और उसे ओपन करके उसका सारा पानी अभिराम पर फेंकने लगे। और लूजर, तुझे क्या लगा कि तू इन 3 फोन्स के लॉन्च में अपनी हिस्सेदारी दिखाकर प्रमोशन लेगा? तू कल भी लूजर था और हमेशा लूजर रहेगा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तू अब तक इस कंपनी में बना हुआ है, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब तू देख तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अभिराम मैनेजर के पीछे जा रहा था कि तभी उसे 3 एम्प्लॉयज ने कॉन्फ्रेंस रूम में घेर लिया, जिन्हें देखकर अभिराम ने उनसे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो सब अभिराम को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे और फिर उन्होंने अभिराम को ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में ले जाकर बंद कर दिया। उस रूम में बहुत कम लोग आते जाते थे। अभिराम दरवाजा खटखटाकर खुद को बाहर निकालने के लिए कहने लगा, सुनो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अभिराम दरवाजा खुलवाने के लिए उनको पुकार रहा था, लेकिन वो सब वहां से हंसते हुए चले गए। उनके हाथ में अभिराम का फोन था, जिसे उन्होंने वहां से थोड़ी दूर पर रखे एक डस्टबिन में फेंक दिया। इधर अभिराम अपनी मदद के लिए आवाज दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या और आलोक दोनों आलोक के बड़े भाई भूपेश की बेटी ईशाना की सगाई में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐश्वर्या ने अपना मेकअप कर लिया था, बस उसे अपने कपड़ों का इंतजार था, जिसे अभिराम लेकर आने वाला था। लेकिन शाम होने के बावजूद अभिराम का कुछ अता पता नहीं था। उसने अभिराम को कई बार कॉल किया, लेकिन अभिराम उसके किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर ऐश्वर्या अपने घर के हॉल में गुस्से में तिलमिलाई हुई इधर उधर घूम रही थी। आलोक अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में तैयार बैठा था। तभी घर का दरवाजा खुला और चारू लाइट ब्लू कलर के फॉर्मल बिजनेस सूट में अंदर आई। वो काफी थकी हुई लग रही थी। उसके एक हाथ में कुछ फाइल्स और दूसरे में उसका पर्स था कि तभी ऐश्वर्या ने उसे देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया,
चारू, तुम आ गई? देखो तुम्हारा वो नकारा निकम्मा पति कहाँ रह गया है। सुबह कहा था कि मेरा ड्रेस लेकर आए, लेकिन वो अब तक गायब है। फोन का जवाब तक नहीं दे रहा। देख रही हो दिन भर दिन कितना ढीठ होता जा रहा है। उसे घर में हम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, ऐश्वर्या की बात सुनते ही चारू, जो अभी अभी अपने घर के अंदर आई थी, उसने अपने बैग को हॉल में सोफे पर रखते हुए उसे देखते हुए कहा, माँ, मैं अभी तो घर आई हूँ, सांस तो लेने दीजिए। और अभी को कुछ काम आ गया होगा, वो आता ही होगा। आप इतनी परेशान क्यों हैं? प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, और ईशाना की सगाई में जाकर आप लोग खुद परेशान होने वाले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वहां जाना क्यों जरूरी है। जाना जरूरी है, तभी हम उस भूपेश और उसकी पत्नी को दिखा सकते हैं कि हम उनके सामने कम नहीं है। उन्होंने तेरे पापा के भोलेपन का फायदा उठाकर पूरा बिजनेस हड़प लिया, और तूने भी उस फक्कड़ के साथ शादी करके अपना सारा हक उन लोगों को दे दिया। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे तेरा हक मिलकर रहेगा, और उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास तभी होगा जब हम उनके हर खास फंक्शन में वहाँ मौजूद होंगे। ऐश्वर्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसके मन में आलोक के बड़े भाई और उसकी पत्नी और पूरे परिवार के लिए काफी जहर भरा हुआ था। वो उन्हें फूटी आंख नहीं देख सकती थी। उसे बस किसी तरह से बिजनेस की बागडोर अपने इकलौती बेटी चारू को दिलवानी थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वही अभिराम अभी भी अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट रूम में बंद था। काफी देर से दरवाजा खटखटाते खटखटाते वो थक कर वही जमीन पर बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि उसके घर न पहुंचने की वजह से ऐश्वर्या काफी गुस्से में होगी, और ऐसे में चारू पर ही सब दबाव बनाएंगे। और भी बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं कि तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और एक वॉचमैन अंदर आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस वॉचमैन के दरवाजे खोलते ही अभिराम बिना सोचे समझे वहां से निकलकर भागता हुआ अपने टेबल पर आया, और वहां से अपना बैग लेकर ऐश्वर्या के बताए हुए बुटीक के लिए निकल गया। उसने सीधे टैक्सी ली और बुटीक पहुंचा। वहां से उसने ऐश्वर्या के फ्रेंड से उसका ड्रेस लिया, और अब जल्दबाजी में वहां से घर के लिए निकल गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो बार बार टैक्सी वाले को जल्दी चलने के लिए कह रहा था कि तभी अचानक उनके सामने से एक गाड़ी आ गई, और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया, और अचानक ही दोनों की टक्कर हो गई। अभिराम, जो अभी हड़बड़ी में था, अचानक ही उसका सिर आगे ड्राइवर की सीट से लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इधर चारू अपने कमरे में फ्रेश होने जा चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या अभी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए अभिराम का इंतजार कर रही थी। देखो तो, अभी तक नहीं आया। मुझे अच्छे से पता है, अपनी हर बेइज्जती का बदला लेने के लिए आज ये जानबूझकर देर कर रहा है। शाम को आने के लिए बोला था, पर अभी 8 बज गए हैं। जाने में भी वक्त लगेगा, और अगर देर से गए ना तो उन लोगों को हमारे परिवार की खिल्ली उड़ाने का और मौका मिल जाएगा। ऐश्वर्या बड़बड़ाए जा रही थी। तभी चारू तैयार होकर अपने कमरे से निकली। उसने पिंक कलर का गाउन पहना था और हल्की ज्वेलरी के साथ हल्का मेकअप किया था, और अपने बालों का एक मेसी बन बना लिया था, जिसे देखते ही ऐश्वर्या ने उससे कहा, देख ले, अब तक नहीं आया और तुम मुझे समझा रही थी। माँ, अगर अभी की जगह मैं लेट हो जाती तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसी बातें करती? ऑफिस में 100 तरह की चीजें होती हैं। चारू ने इतना कहकर अपना फोन लिया और अब खुद अभिराम को कॉल करने लगी कि तभी अचानक उन्हें घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसकी आवाज सुनते ही आलोक, ऐश्वर्या और चारू तीनों की नजरें दरवाजे पर चली गई। तभी अभिराम अपने ऑफिस बैग और एक बड़े से पेपर बैग के साथ अंदर आया। उसके सर पर बैंडेज लगा हुआ था, जिसके अंदर आते ही ऐश्वर्या ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उस बैग को छीनते हुए कहा, तो आखिर तुम आ ही गए। अच्छा है, वरना मुझे तो लगा था कि सारे दिनों का बदला तुम आज ही लेने वाले हो। ऐश्वर्या उसे ताना मारते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। तभी चारू ने उसके सर पर लगे बैंडेज को देखा। अभी ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? और तुम्हें देर कहाँ हो गई? चारू, मैं ठीक हूँ।
तुम सगाई में जा रही हो, जाओ और अच्छे से एंजॉय करना। अभिराम इतना कहकर अपने कमरे की तरफ आ गया, जिसे देखकर चारू भी उसके पीछे पीछे आई। अच्छे से एंजॉय करने का क्या मतलब है? तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। अभिराम ने अंदर आते ही अपने बैग को रखा और अपने गले में पहनी टाई और अपने आईडी कार्ड को निकालने लगा। तभी चारू ने उसके पास आकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम भी मेरे साथ चलोगे। उसकी बात सुनकर अभिराम अब पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए देखने लगा। चारू, तुम जानती हो तुम्हारी फैमिली में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, तो फिर मेरे वहां जाने का क्या फायदा? तुम अकेले ही जाओ, वरना मेरी वजह से बाकी सब तुम्हें भी ताना मारेंगे। अभी मुझे किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरा था, तो तुम ऐसे ये सब कहकर मेरे डिसीजन को बदल नहीं सकते। चुपचाप तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चारू ने इतना कहकर अभी की तरफ एक प्लेन सा शर्ट पैंट बढ़ा दिया। उसे अभिराम ने अपनी शादी में खरीदा था और कभी कभार ही पहनता था, जिसे लेकर अभिराम वॉशरूम में तैयार होने के लिए चला गया। अपने कपड़े निकालकर अभिराम जैसे ही शावर के नीचे आया, वो अपनी आंखों को बंद किए अपने शरीर पर बहते उस पानी को महसूस करने लगा। उसके दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही थी कि अब उसके साथ ऑफिस में क्या क्या होगा और अभी जिस सगाई में जा रहा था वहां पर उसके साथ क्या बर्ताव होगा। कुछ ही देर में अभिराम तैयार होकर बाहर आया। तब तक ऐश्वर्या भी तैयार हो चुकी थी और फिर वो चारों वहां से चारू की गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। पर तभी ऐश्वर्या ने चिढ़ते हुए कहा, उस ईशाना ने न जाने कैसे उस चिराग खन्ना को अपने जाल में फंसा लिया, और एक तुम न जाने कैसे इस फक्कड़ के जाल में फंस गई। मुझे लगा था मुझे ये बेकार प्रोफेसर पति के रूप में मिला है, तो कम से कम तुम्हें कोई अमीर पति मिलेगा, पर तुमने इस फक्कड़ से शादी करके साबित कर दिया कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। जानती हो ना खन्नास का नाम कितना मशहूर है? ऐश्वर्या ईशाना के होने वाले पति चिराग और उसके परिवार के बारे में कई सारी बातें बताने लगी, जिसकी बातें सुनकर पीछे बैठे आलोक और अभिराम दोनों बिल्कुल चुप थे। कुछ देर में वो लोग शहर के सबसे बड़े होटल मोंटेना में पहुंच गए, जहां खन्नास ने सगाई का फंक्शन रखने के लिए कहा था। वहां पार्किंग लॉट में एक से एक महंगी गाड़ियां नजर आ रही थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वहां उस सगाई में आने वाले मेहमान कितने रईस और बड़े परिवार के होंगे। उन सभी को देखकर ऐश्वर्या का पारा और चढ़ रहा था। फिर वो सब वहां से अब पार्टी के लिए होटल के अंदर आ गए। होटल के अंदर का नजारा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पूरा होटल किसी राजमहल की तरह जगमगा रहा था, जहां पर शहर के कई जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आए थे। उसमें कई एंटरटेनमेंट की दुनिया के सितारे भी थे। वहां हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था, जिसके बीच ईशाना अपने होने वाले पति चिराग के साथ हाथों में हाथ डाले खड़ी थी। ईशाना ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था और गले में एक बहुत भारी डायमंड नेकलेस था। वो हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी, जिसे देखकर ऐश्वर्या का मुंह बनने लगा। वही चिराग के परिवार में उसके पिता समीर खन्ना और माँ शिवानी खन्ना अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट से बातचीत में लगे हुए थे। चारू के वहां अपने परिवार के साथ पहुंचते ही चारू को जानने वाले लोग भी उससे मिलने के लिए उसके पास आने लगे। चारू दिखने में बेहद खूबसूरत थी और शादी से पहले कई बड़े परिवारों से उसके लिए रिश्ते भी आए थे, लेकिन चारू ने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए अभिराम को अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। ऐश्वर्या तुरंत ही वहां से कुछ और औरतों के पास चली गई, ताकि वो अपने पहने डिजाइनर कपड़ों और अपने गहनों की तारीफ करवा सके। आलोक और अभिराम पीछे चारू के साथ ही खड़े थे। तभी ईशाना की नजर चारू पर गई और वो तुरंत ही चिराग का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए उसके पास गई। चारू, तुम आ गई? तुमने बताया नहीं। तुम बता देती तो मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश हो ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, चारू ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तभी ईशाना ने पीछे खड़े अभिराम को देखते हुए चारू से कहा, वैसे तुम्हें पता है मेरा चिराग खन्ना इंडस्ट्रीज के ओनर का इकलौता बेटा है और अब बहुत जल्दी वो पूरी कंपनी चिराग के हाथों में आने वाली है। अगर तुम चाहो तो
मैं अभिराम के लिए चिराग से बात कर सकती हूँ। देखो ना, पिछले 5 साल से तुम्हारे पति को एक प्रमोशन तक नहीं मिला। यहाँ पर चिराग से कहकर मैं उसके लिए कोई ढंग की पोस्ट दिलवा दूंगी। ईशाना, तुमने इतना सब कुछ सोचा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभिराम अपना जॉब बदलना चाहता है। वो जहाँ है ठीक है, और उसे अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो वो खुद अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ सकता है। चारू ने इतना कहकर प्यार से ईशाना को मना कर दिया, जिसकी बातें सुनकर ईशाना ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी तुम कभी किसी की बात कहाँ सुनती हो। सबके खिलाफ जाकर तुमने इस फक्कड़ भिखारी से शादी की, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं होता। खैर, सगाई में आई हो तो खाना खाकर जाना, शायद ही तुम्हारा पति तुम्हें कभी ऐसा खाना खिला पाए। ईशाना इतना कहकर अपना मुंह बनाते हुए चिराग के साथ वहां से चली गई, जिसके जाने के बाद चारू के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। पर फिर उसने अपने पास आने वाले दूसरे लोगों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। लेकिन अभिराम जो पीछे खड़ा था, उसने सारी बातें सुन ली थी, और उसका चेहरा जो पहले ही बिल्कुल मायूस और मुरझाया हुआ लगता था, उसमें शिकन आ गई थी। उसे हमेशा बुरा लगता था कि उसकी वजह से चारू, जो इतनी होनहार और काबिल थी, उसे सब ताने मारते थे और उसे कमजोर समझते थे। सभी एक दूसरे से मिलने जुलने में काफी बिजी थे कि तभी मिस्टर समीर खन्ना के पास एक कॉल आया, जिस कॉल के आते ही वो एकदम से ही चौकन्ने हो गए और तुरंत ही अपने बेटे चिराग और अपने कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ हॉल से बाहर चले गए, जिसे देखकर सभी मेहमान काफी हैरान थे। तभी मिस्टर समीर खन्ना की वाइफ शिवानी खन्ना ने आगे आकर माइक में सभी को बताते हुए कहा, आप सभी काफी हैरान होंगे कि आखिर इस पार्टी की शान मेरा बेटा चिराग कहाँ चला गया। एक्चुअली हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पर आ गए हैं। आप सबने ध्रुव मल्होत्रा का नाम तो सुना ही होगा। आज की सगाई में ध्रुव मल्होत्रा हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो प्लीज आप सब अपने बीच उनका स्वागत कीजिए। खन्नास का गुस्सा देखकर भूपेश और उसका परिवार डरा हुआ था। वही चिराग चाहकर भी ईशाना और उसके परिवार की मदद नहीं कर सकता था। तभी शिवानी खन्ना ने भूपेश को घूरते हुए कहा, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, पर आपका ये सगाई का फंक्शन भी मिस्टर मल्होत्रा को खुश नहीं कर पाया। वो हमारी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, वो उन्होंने यहाँ से जाते ही कैंसिल कर दिया, और ये सब आपके छोटे भाई की बेटी और उसका पति, उसकी वजह से हुआ है। आप ही ने कहा था ना, वो उसका पति, क्या नाम था, अभिराम, एक नंबर का नकारा और निकम्मा है, अनाथ है, जिसका कोई नहीं। उसके उस रूड बिहेवियर को देखकर मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा नाराज हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए और मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा के साथ हमारे रिश्ते खराब ना हो, तो आप उस अभिराम से कहिए कि वो जाकर उनके पैर पड़े, गिड़गिड़ाकर माफी मांगे, और अगर वो ये न कर सका और हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो इस रिश्ते को भूल जाइए। शिवानी खन्ना इतना कहकर अपने बेटे को खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। चिराग भी अपने माता पिता के सामने बिल्कुल बुज़दिल था। वो उनके खिलाफ एक कदम तक नहीं चल सकता था, जिनके जाते ही ईशाना और तेज आवाज में रोने लग गई। माँ, पापा, ये सब उस चारू ने जानबूझकर किया है। वो अपने उस भिखारी पति को जानबूझकर यहाँ ले आई थी। उसने मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा को पहले अपने खूबसूरती के जाल में फंसाया और फिर ये सब किया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चिराग चाहिए, मुझे चिराग चाहिए। अब जाकर उस भीखमंगे अभिराम को कहिए कि वो मिस्टर मल्होत्रा के पैरों में जाकर गिरकर उनसे माफी मांगे। ईशाना का रोना सुनकर उसकी पूरी फैमिली सोच में पड़ गई थी। तभी उसकी माँ ने उसे अपने गले लगाते हुए अपने पति से कहा, आप देख रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा आपकी बेटी कितनी रो रही है? जाइए और बोलिए उस ऐश्वर्या को कि वो अपने उस भीखमंगे जमाई को मिस्टर मल्होत्रा से मिलने के लिए भेजे। अगर वो लोग मिस्टर मल्होत्रा को नहीं मना पाए ना, तो मैं कह रही हूँ, वो जिस घर में रह रहे मैं उसे छीन लूंगी। कंपनी में उनकी बेटी सिर्फ मैनेजर है, पूरी कंपनी आप और मेरा बेटा चलाते हैं। 2 मिनट नहीं लगेंगे उस कंपनी से बाहर फेंकने में और उनके सर से उस छत को छीनने में।
अपनी पत्नी की बात सुनकर मिस्टर भूपेश चतुर्वेदी वहां से तुरंत ही चारू के घर की तरफ निकल गए। वहीं चारू अपने पूरे परिवार के साथ अभी घर पहुंची थी और वो सब आराम से हॉल में बैठे थे कि तभी भूपेश गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आया और उसने अंदर आते ही टेबल पर रखा ग्लास गुस्से में उठाकर नीचे फेंकते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम लोगों को एक रिश्ते के नाते वहाँ पर बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस तरह से बदला लोगे। तुम लोग नाकामयाब हो, तुम अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाए, तो तुम लोगों ने मेरी बेटी पर अपना सारा गुस्सा निकाला। आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया है? देखिए भाई साहब, हम हर गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आप हमें ऐसे दबा नहीं सकते। ऐश्वर्या ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर भूपेश ने गरजते हुए उसे जवाब दिया, तुम्हारा ये जो दामाद करके आया है ना, जिस तरह से चारू को मिस्टर मल्होत्रा के सामने से लेकर गया था, मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में हैं। उन्होंने खन्नास को देने वाला अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और खन्नास ने सगाई तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसने मिस्टर मल्होत्रा से माफी नहीं मांगी और ये सब ठीक नहीं किया तो शादी नहीं होगी। भूपेश चतुर्वेदी की बात सुनकर सब हैरान थे कि आखिर कोई इतनी सी बात से नाराज होकर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकता था। और मिस्टर समीर खन्ना एक प्रोफेशनल डील की वजह से पर्सनल रिश्ते को कैसे तोड़ सकते थे। पर क्या अभिराम, जो ध्रुव से इतना नाराज था, वो उससे माफी मांगेगा? भूपेश गुस्से में खड़ा अभिराम को देखता रहा। वो चाहता था कि अभिराम किसी भी तरह से ध्रुव मल्होत्रा से माफी मांगकर खन्ना को मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर से उन्हें दिलवा दे। जिनकी बातें सुनकर चारू ने अभिराम का साथ देते हुए कहा, अभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। अगर खन्नास को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद संभाले। इसमें मेरी फैमिली या मेरे हस्बैंड की कोई जवाबदेही नहीं है। वो उनका गेस्ट था तो उन्हें अपने गेस्ट को संभालना चाहिए। लेकिन मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जबरदस्ती मेरे पास आकर खड़ा था और अभी ने सिर्फ उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो खन्नास में है। आई नो, ईशाना चिराग से शादी करने वाली है तो उसे बहुत पसंद करती है, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अभी माफी नहीं मांगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चारू, वैसे भी तुम्हारे फैसले के आगे किसी और का कहाँ चलता है। कल सुबह ऑफिस में आकर अपना रेजिग्नेशन साइन कर देना। तुम या तो अपने पति को संभाल सकती हो या कंपनी। आई थिंक तुम अपने पति को ज्यादा प्यार करती हो। इट्स ओके। भूपेश इतना कहकर वहां से चला गया। उसे पता था कि चारू का कंपनी छोड़ना इतना आसान नहीं था और ये रेजिग्नेशन की बात चारू के लिए धमकी जैसी थी। उसकी इस बात को सुनकर चारू अपने ही जगह पर गुस्से में खड़ी थी। तभी ऐश्वर्या, जो अभी तक भूपेश के सामने खड़ी उससे लड़ रही थी, उसने अब चारू से कहा, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाई साहब अपने परिवार को नीचा दिखा रहे थे तो मैंने बस परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन तूने तो इस निकम्मे की वजह से अपनी जॉब खतरे में डाल दी। वैसे ही बहुत मुश्किल से उन लोगों ने तुझे उस कंपनी में मैनेजर के तौर पर रख लिया था। पहले ही तूने सीईओ की पोजीशन इस भीख मंगे के लिए सैक्रिफाइस कर दी और अब तू ये सब करेगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये माफी मांगेगा और जो चीज खराब हुई है वो यही सही करेगा। माँ, अभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। चारू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी ऐश्वर्या गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, अपनी मनमानी करनी है ना और इस भिखारी का साथ देना है तो ठीक है, पर आज के बाद तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। ऐश्वर्या इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसे देखकर आलोक भी उसे समझाने के इरादे से उसके पीछे पीछे चला गया। वही अभिराम ने चारू के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चारू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे माफी मांगने से ये सब चीजें सॉल्व हो रही है तो मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। चारू ने अभिराम को देखकर समझाते हुए कहा। तभी उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है मैं ये जानता हूँ। वैसे भी मेरे सैलरी से पूरा घर नहीं चल पाता। तुम एक बार
मम्मी पापा की तरफ से सोच लो। इस उम्र में हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। माफी ही तो मांगनी है, कोई बड़ी बात नहीं है चारू। इट्स ओके, मैं कल ही माफी मांग लूंगा। अभिराम ने चारू को समझाया, लेकिन चारू इस बात से सहमत नहीं थी। वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में गए और सो गए। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह उठते ही चारू और अभिराम दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुए। अभिराम ने हमेशा की तरह अपने घर का सारा काम निपटाया और जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उसे सामने ही एक बड़ी सी मर्सिडीज नजर आई। वो उसे देख ही रहा था कि तभी ईशाना चिराग के साथ उसमें से बाहर निकली। ईशाना ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे रिलेशनशिप को खराब कर दिया। अब तो बहुत खुश होंगे ना? तुम जब से हमारी फैमिली में आए हो तब से ये सब तमाशा चल रहा है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और बस झगड़ा हो रहा है। तुम जैसे अनाथ को फैमिली की वैल्यू क्या ही पता होगी। ईशाना अभिराम को बस सुनाई जा रही थी। तभी चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके ईशाना, मैं बात कर रहा हूँ। चिराग की बात सुनकर ईशाना अपने दोनों हाथों को बांधे गुस्से में शांत खड़ी उसे घूरने लगी। तभी चिराग ने अभिराम से कहा, तुम्हें अब तक सिचुएशन पता चल गई होगी, तो तुम्हें चलकर एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि इस प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। चिराग की बात सुनकर अभिराम उसके साथ जाने के लिए तुरंत मान गया। फिर वो तीनों वहां से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए निकल गए। मल्होत्रा का पूरे देश में अपना एक अलग नाम, एक अलग वजूद था, जिसका नाम ही अपने नाम में एक ब्रांड था। वो लोग कुछ ही देर में ध्रुव मल्होत्रा से बात करने के लिए उसकी कंपनी पहुंच गए। वो पूरी कंपनी कई एकड़ में बनी हुई थी। वहां की चीजों को देखकर ईशाना की आंखें खुली की खुली रह गई। वहां ढेरों महंगी महंगी गाड़ियां लगातार आ जा रही थीं। सभी एम्प्लॉयज सुबह सुबह कंपनी के अंदर जा रहे थे। कंपनी के बाहर ही गार्डन एरिया काफी बड़ा था और कंपनी की बिल्डिंग बहुत ही ऊंची थी। उसमें कितनी मंजिलें थीं, ये वो लोग नीचे से समझ नहीं पा रहे थे। चिराग ने गाड़ी को पार्किंग लॉट में ले जाकर उसे वहीं रोक दिया और फिर वो उन्हें लेकर कंपनी के दरवाजे तक आया। लेकिन तभी वहां खड़े गार्ड ने उन्हें रोक लिया। आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम चिराग खन्ना है। मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा मुझे जानते हैं। कल रात मेरी सगाई में वो आए थे। मुझे उनसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। चिराग ने अपने कोट को ठीक करते हुए उस गार्ड से कहा। उसकी बात सुनकर वो गार्ड उसे अजीब तरह से घूर रहा था और फिर उसने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी से अंदर रिसेप्शन पर बात की, जिसके कुछ देर के बाद उसने अपने सामने खड़े उन तीनों लोगों को देखते हुए जवाब दिया, मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा काफी बिजी हैं, वो तुमसे नहीं मिल सकते। प्लीज बात को समझो, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। चिराग ने आगे बढ़कर उस गार्ड को समझाते हुए कहा, लेकिन तभी उस गार्ड ने हंसकर उसे जवाब दिया, तुम जैसे कई यहाँ पर रोज ध्रुव मल्होत्रा से मिलने के लिए आते हैं, पर ध्रुव मल्होत्रा तुम जैसे नहीं हैं जो किसी से भी मिल लेंगे। तुम लोगों की औकात तो हमारे सफाई वालों से भी कम है। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं बाहर के सिक्योरिटी को बुलाऊं। उस गार्ड ने बहुत बदतमीजी से चिराग को जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर ईशाना, जो ध्रुव और चिराग के कनेक्शन को लेकर काफी घमंड में थी, उसका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। चिराग ने काफी कोशिश की। उसने ध्रुव के पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अभिराम जैसे नॉर्मल से एम्प्लॉय का उस कंपनी में कहाँ ही जाना होता। जिसके बाद ईशाना अभिराम को खरी खोटी सुनाते हुए चिराग के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अभिराम भी वहां से अपने काम के लिए निकल गया। अभी तो उसके कंपनी में उसके आगे की जंग बाकी थी। कल उसने इन्वेस्टर मिताली पर जो चॉकलेट ड्रिंक गिराई थी, उसका हिसाब तो अभिराम को देना अभी बाकी था। वो बस लेकर कुछ ही देर में अपनी कंपनी पहुंचा, लेकिन तभी कंपनी के बाहर ही उसे सीईओ का असिस्टेंट विवेक मिल गया, जो BMW के पास खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। अभी तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? पर क्यों? अभिराम ने कंफ्यूजन में पूछा।
जिसकी बात सुनकर विवेक ने तुरंत अपने पास खड़े उस BMW के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, जल्दी बैठो। तुमने जो कल हरकत की है ना, उसके बाद पूरी कंपनी में तुम्हें बाहर निकालने का नोटिस जारी हो गया है। तुम्हारी जॉब जा सकती है। जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। विवेक की ये बात सुनकर अभिराम कंफ्यूजन में था। क्या मेरी जॉब चली गई? लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें सारी बातें यहीं पर जाननी है। जल्दी चलो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाएगी। विवेक की बातें अभिराम को कंफ्यूज कर रही थी, पर फिर भी वो अपनी वजह से उसकी नौकरी भी जाते हुए नहीं देख सकता था। तो अब वो चुपचाप उस गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद विवेक भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। शिवानी ने जैसे ही अपने खास गेस्ट की अनाउंसमेंट की, वहां मौजूद सभी की सांसें रुक गई। सभी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। ध्रुव मल्होत्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वारिस ध्रुव मल्होत्रा का कहीं पार्टी में नजर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसकी एक झलक पाने तक को तरसते थे। वही खन्ना परिवार के इस छोटे से इवेंट में ध्रुव मल्होत्रा का आना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी। यहाँ तक कि पूरा चतुर्वेदी परिवार एकदम सन्न रह गया था। पर फिर तुरंत ही उन्होंने अपने समधियों की वाहवाही करना शुरू कर दिया। चारू, सुना तुमने? ध्रुव मल्होत्रा आ रहा है। ऐश्वर्या, जो औरतों के साथ बातों में बिजी थी, उसने एकदम से दौड़ते हुए चारू के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुन, जिसे देखने के लिए सब तरसते हैं, वो आज यहाँ पर आ रहा है। इसी से पता चलता है कि इन खन्नास की क्या पहुँच है। मान गए, भूपेश भाई साहब ने बहुत अच्छा खेल खेला है। इतनी पहुँच वाले लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। और एक तू, अब भी सबक सीख और इस निकम्मे को छोड़ दे। देख, तू इतनी खूबसूरत है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा के सामने तू जाएगी तो मुझे पता है वो एक पल में इम्प्रेस हो जाएगा। तू सोच इस बारे में। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? चारू ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक वहाँ हॉल में कई सारे बॉडीगार्ड्स आने लगे। उन सभी ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। तभी उन सभी बॉडीगार्ड्स के बीच से एक 6 फुट लंबा चौड़ा और बेहद हैंडसम आदमी अंदर आया। उसकी आंखें बेहद नशीली थी, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, चाल में एक अलग रुबाई थी। वो चिराग और उसके पिता, जो अभी सबके सामने सबसे बड़े बने बैठे थे, उनका सर उस आदमी के सामने झुका हुआ था। वो किसी नौकर की तरह उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा को वहां देखते ही एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। वहां मौजूद सभी उससे मिलने के लिए उसके पास जाने लगे, जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड्स उन सभी को ध्रुव से दूर करने लगे। उन सब के बीच ध्रुव ने मिस्टर समीर खन्ना के कहने पर चिराग और ईशाना को उनकी एंगेजमेंट की बधाई दी। लेकिन तभी सबको देखते हुए चिराग की नजर अचानक ही चारू पर जा रुकी। चारू अपनी माँ को समझाने में बिजी थी कि तभी ध्रुव किसी और की फिक्र किए बिना ही चारू की तरफ बढ़ गया। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। ध्रुव अचानक ही जाकर चारू के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ मिलाने के लिए चारू की तरफ बढ़ाया। वही चारू अपने सामने ब्राउन कलर के बिजनेस सूट में खड़े उस डैशिंग इंसान को देखकर एकदम हैरान रह गई। इधर ऐश्वर्या अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किए बस ध्रुव को देखे जा रही थी। उसके मन में एक साथ कितने ही लड्डू फूटने लगे थे। चारू ने काफी सोचने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, चारू, मिसेस चारू, अभिराम राजपूत। चारू की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ध्रुव अचानक ही चारू के गले लग गया, जिसे देखकर वहां उस पार्टी हॉल में मौजूद सभी की सांसें रुक गई। सबने हैरानी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया, पर अभिराम वो अपनी ही जगह पर खड़ा अपनी पत्नी को गले लगाने वाले ध्रुव को घूर रहा था। ध्रुव मल्होत्रा के ऐसे गले लगाने की वजह से चारू एकदम से घबरा गई। तभी अभिराम ने आगे बढ़कर ध्रुव को उससे अलग करते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक आपको सबके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
आप किसी के भी ऐसे बिना परमिशन के गले नहीं लग सकते। अभिराम ने पहली बार किसी को कुछ गलत करने से रोका था। वही उसकी बात सुनकर ध्रुव मल्होत्रा पीछे होने या फिर ऑकवर्ड होने की जगह पर हंसने लगा। व्हाट? मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी को गले लगाना आजकल बड़ा कॉमन है, क्यों चारू जी? आपको नहीं लगता? पर अगर मैंने कुछ गलत किया तो आई एम रियली सॉरी। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी। वही चारू काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था और उसे किसी भी तरह से चोट पहुंचाना या उसकी बेइज्जती करना चारू ये बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तभी ऐश्वर्या ने बात संभालते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको इस निकम्मे की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। वैसे आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? आपकी बेटी? ध्रुव कंफ्यूजन में ऐश्वर्या को देख रहा था। तब ऐश्वर्या ने अपने बालों को संवारते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं ऐश्वर्या चतुर्वेदी, चारू की माँ। ऐश्वर्या की ये बात सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर शरारती अंदाज में कहा, ओह माय गॉड, आप सच में इनकी माँ हैं? एक पल के लिए मुझे लगा कि आप इनकी बड़ी बहन होगी। आई डोंट बिलीव इट। बोल दीजिए कि आप झूठ कह रही हैं। ध्रुव के इस तारीफ पर ऐश्वर्या मुस्कुराने लगी, लेकिन अभिराम जो पीछे खड़ा था वो गुस्से में घूर रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार चारू गुस्सा देख रही थी। तभी मिस्टर समीर खन्ना अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ वहां आए। ईशाना का परिवार भी पीछे पीछे आया। वो सब काफी हैरान थे कि ध्रुव ने उन सबसे बात ना करके चारू से बात करना क्यों शुरू कर दिया। सभी मेहमानों की नजर उन पर थी। ऐसे में उन्हें काफी ऑकवर्डनेस महसूस हो रही थी। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए ना, वहां पर सगाई का फंक्शन है। प्लीज, सभी मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर समीर खन्ना ने बहुत इज्जत के साथ ध्रुव को अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन तभी ध्रुव ने सीधा बिना सोचे समझे उनके मुंह पर मना करते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर खन्ना, मैं मेहमानों के बीच ही हूँ। प्लीज आप एंगेजमेंट शुरू करवाइए। आई एम कंफर्टेबल। ध्रुव ने इतना कहते ही वेटर से एक वाइन का ग्लास लिया और उसे पीते हुए मुस्कुराने लगा। ये देखकर अब मिस्टर खन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने तुरंत ही ईशाना और अपने बेटे चिराग की सगाई शुरू करवा दी। इधर चारू ध्रुव के ऐसे उसके साथ खड़े होने की वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि सभी मेहमानों की नजरें ईशाना और चिराग से ज्यादा उसकी तरफ थी। वैसे आपने नाम क्या बताया था? ध्रुव ने फिर से दोबारा चारू से उसका नाम पूछा, जिस पर चारू ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जी चारू। चारू, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आपको आज से पहले क्यों नहीं मिला। यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, बट आप जितनी खूबसूरत है उसके हिसाब से मुझे कोई शब्द नहीं मिल पा रहा। ध्रुव बहुत गौर से चारू को देख रहा था। तभी अभिराम ने चारू को पीछे करते हुए खुद ध्रुव के सामने आते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, चारू का पूरा नाम चारू अभिराम राजपूत है। ये मेरी पत्नी है, तो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। रियली? चारू, तुम सच में मैरिड हो? ध्रुव ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके अभिराम के पीछे चारू को देखते हुए मुस्कुरा कर पूछा। अभिराम के चेहरे पर उसकी झल्लाहट कोई भी देख सकता था। तभी ध्रुव ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को देखते हुए कहा, ओह, मेरा ड्रिंक खत्म हो गया है। कैन यू हेल्प मी? ध्रुव ने उस ग्लास को अभिराम की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर अभिराम कुछ कहने वाला था कि तभी ऐश्वर्या जो खड़ी थी, तुरंत उसने ग्लास को अभिराम के हाथों में पकड़ाते हुए घूर कर उससे कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मिस्टर मल्होत्रा के हाथ में ड्रिंक खत्म हो गई है। जा, जल्दी लेकर आ, और हाँ, जल्दी लेकर आना। ऐश्वर्या की बात सुनकर अभिराम के पास वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके जाते ही ध्रुव फिर से चारू से बातचीत करने लगा, जिन्हें एक साथ देखकर ऐश्वर्या के मन में लड्डू फूट रहे थे। हाय राम, आज तो मेरे सितारे अलग ही जगमगा रहे हैं।
बस किसी तरह से ये ध्रुव मेरी चारू का मन बदल दे, उसके बाद ये मेरा दामाद होगा और फिर ये ईशाना अपने इस 2 टके के बॉयफ्रेंड के साथ मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आएगी। तब सबको पता चलेगा कि मेरी बेटी की क्या कीमत है। इधर सगाई का फंक्शन हो चुका था। ईशाना और चिराग ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी, लेकिन किसी भी गेस्ट का ध्यान उन पर नहीं था। वो सब तो सिर्फ ध्रुव को देख रहे थे, जिस वजह से न सिर्फ खन्ना परिवार पर ईशाना का परिवार भी काफी गुस्से में था। वो सब ध्रुव की वजह से अपने गुस्से को दबाए खड़े सभी मेहमानों के बीच अपनी बेइज्जती करवा रहे थे। अभिराम जल्दी से ड्रिंक लेकर ध्रुव के पास पहुंचा और उसके हाथों में ड्रिंक पकड़ाते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज एंजॉय एंड एक्सक्यूज माई वाइफ। अभिराम ने इतना कहकर चारू का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ वहां से ले गया, जिसे देखकर ऐश्वर्या और आलोक भी चले गए। उनके जाते ही मिस्टर समीर खन्ना और ईशाना के परिवार को लगा कि शायद अब ध्रुव का ध्यान उनकी तरफ होगा, लेकिन उन सबकी सोच से परे ध्रुव ने अपना गिलास एक बार में ही खत्म कर दिया और उसे वेटर को देकर वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव चारू को देखने के लिए ही आया था। चारू के जाते ही वो वहां से एकदम से गायब हो गया, जिसके जाते ही ईशाना, जो अब तक अपने गुस्से को दबाए थी, वो अपने पैरों को पटकते हुए वहां से उस होटल में बुक अपने कमरे की तरफ चली गई, जिसे देखकर चिराग भी उसके पीछे पीछे पहुंचा। वहीं मिसेस शिवानी खन्ना ने अपने पति के पास जाकर उनसे कहा, ये सब क्या था? हमने इतनी मेहनत से मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा को यहाँ पर बुलाया और वो हमारी ऐसे सबके सामने बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? आपको उनसे बात करनी चाहिए, सभी मेहमान हमारे ऊपर हंस रहे हैं। मिसेस खन्ना की बात सुनकर मिस्टर समीर खन्ना के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें नजर आ रही थीं। वही ईशाना का पूरा परिवार भी काफी गुस्से में था। यहाँ अभिराम चारू के साथ गाड़ी के पास पहुंचा कि तभी ऐश्वर्या उनके पीछे पीछे तिलमिलाते हुए आई और अचानक ही उसने अभिराम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? तूने उसे अपना नौकर समझ रखा है? तू खुद तो मेरी बेटी को कुछ दे नहीं पाया और आज जब कोई और उसे ये सब दे सकता है तो तुझे जलन हो रही है। तुझ जैसा 2 कौड़ी का भिखारी ध्रुव मल्होत्रा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी बेटी भोली है, इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली, पर ये मत भूल कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं है। ये राजकुमारी है मेरी और तू भिखमंगा। ऐश्वर्या की इन बातों को सुनकर अभिराम की आंखों में आंसू आ गए। तभी चारू ने तुरंत ऐश्वर्या को रोकते हुए कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अभिराम ने जो किया वो सही किया। मुझे खुद भी वहां नहीं रहना था। वो मिस्टर मल्होत्रा किस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, मैं उन्हें ठीक से जानती तक नहीं, और वो जाकर सीधे मेरे गले पड़ गए। होंगे वो बहुत अमीर और बुलाया होगा ईशाना के ससुराल वालों ने उन्हें, लेकिन मुझे वो इंसान रत्ती भर भी पसंद नहीं है। और हाँ, आप इसकी वजह से अभी को कुछ नहीं कहेंगी। चारू के गुस्से को देखकर ऐश्वर्या कुछ बोलने वाली थी, तभी आलोक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर वो सभी चारू की गाड़ी में बैठकर वहां से घर के लिए निकल गए। लेकिन अभिराम के कानों में बार बार ऐश्वर्या की कहीं बातें गूंज रही थीं। वही होटल के अंदर सभी मेहमान जा चुके थे। मिस्टर समीर खन्ना ध्रुव से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। ईशाना अपने कमरे में बैठी रो रही थी, जिसे चिराग और उसका परिवार समझाने की कोशिश कर रहा था। जिसके कुछ देर बाद ही मिसेस शिवानी खन्ना गुस्से में तिलमिलाते हुए उस कमरे के अंदर आई। बस बहुत हो गया, ये रिश्ता अब यहीं पर खत्म होता है। हमारा आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शिवानी खन्ना ने इतना कहकर अपने बेटे चिराग का हाथ पकड़ा और उसे ईशाना से दूर खींचने लगी। तभी ईशाना के पिता भूपेश ने हैरान होते हुए पूछा, बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तो सगाई हुई है और आप रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हैं। सब ठीक है ना? क्या हुआ? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? आपने जैसा कहा था, जो कहा था, हमने वही सब किया है। विवेक काफी गंभीर लग रहा था। वही अभिराम बार बार उसे देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि विवेक उसे कहाँ ले जा रहा था। उसे तो अभी सीईओ के कैबिन में होना चाहिए था। कुछ देर ड्राइव करते ही विवेक अभिराम को लेकर वहां से कुछ किलोमीटर दूर राजपूत वॉरियर स्पोर्ट्स क्लब पहुंचा। उस क्लब में छोटे मोटे लोगों का तो आना ही बैन था। वहां देश के अमीर घरानों के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस आते थे। वो पूरा स्पोर्ट्स क्लब कई 100 एकड़ों में फैला हुआ था। वहां काफी सारे गेम्स के साथ साथ गोल्फ कोर्स, बोटिंग और काफी चीजें होती थी। क्लब के मेन गेट पर ही काफी सारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी विवेक की गाड़ी को नहीं रोका। वो ड्राइव करते हुए सीधा अंदर पहुंच गया। वो पूरा क्लब काफी बड़ा और बहुत शानदार था। अभिराम विवेक के साथ गाड़ी से बाहर आया और फिर विवेक के पीछे पीछे क्लब के अंदर आया। हर तरफ लाइट्स जगमगा रही थीं। फर्श पर ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई थी। वहीं कांच और लाइट के कॉम्बिनेशन से उस क्लब को बहुत अच्छे से बनाया गया था। हर चीज चमक रही थी, जिसमें अभिराम का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वो बस कंफ्यूजन में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी विवेक उसे क्लब के बॉक्सिंग रूम के पास ले आया, जिसे देखते ही अभिराम ने कंफ्यूजन में पूछा, विवेक, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ पर कौन है? कौन है और क्यों आए हो, ये तुम्हें अंदर जाने के बाद ही पता चल जाएगा। वैसे मेरी ड्यूटी यहीं तक की थी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब आगे का देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। विवेक इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जिसकी बातें सुनकर अभिराम काफी कंफ्यूजन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उस पूरे कॉरिडोर में बिल्कुल अकेला था। वहां बिल्कुल सन्नाटा सा था। वहां कदमों की आहट भी काफी गूंज रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने अपने सामने बंद दरवाजे को हिचकिचाते हुए खोला। वो जैसे ही अंदर आया, उसने देखा वहां आसपास काफी अंधेरा था। पर तभी उसकी नजर सामने एक बॉक्सिंग रिंग पर गई, जिस पर कुछ रोशनी सी थी, जिसे देखकर अभिराम जैसे ही आगे बढ़ते हुए उसके पास पहुंचा, उसने बॉक्सिंग रिंग के बीच में किसी को बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ वहां नीचे लेटे हुए देखा। ध्रुव मल्होत्रा। वेलकम, वेलकम अभिराम, वेलकम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अभिराम की आवाज सुनते ही ध्रुव अचानक ही उठकर बैठ गया और अपने दोनों ग्लव्स पहने हाथों को एक दूसरे से सटाकर शातिर मुस्कान से अभिराम को देखने लगा। कल रात तुमने मुझे जितना एटीट्यूड दिखाया ना, उतना मुझे पूरी लाइफ में किसी ने नहीं दिखाया, तो उसकी भरपाई तो बनती है। मैंने सुना तुम आज मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आए थे और तुमने अपने ईगो में मुझसे मिलने से मना कर दिया और मेरी इतनी इंसल्ट की। अभिराम ने ध्रुव के एटीट्यूड में ही उसे जवाब दिया, जिसकी बातें सुनकर वो हंसते हुए अब खड़ा हुआ और बॉक्सिंग रिंग के किनारे जाकर अभिराम को देखकर हंसने लगा। इतना गुस्सा? तुम्हारी वाइफ को गले क्या लगा लिया? तुम तो अपना कैरेक्टर ही भूल गए। अगर इतना ही गुस्सा है तो पहनो ग्लव्स और आओ रिंग में। देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मुझे चैलेंज कर रहे हो? अभिराम, जिसके हाथ में उसका ऑफिस बैग था, उसने उस बैग को जमीन पर रखते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर ध्रुव बस मुस्कुराए जा रहा था। तभी अभिराम ने अपने गले से अपनी टाई और आईडी कार्ड निकाला और फिर वहां साइड में खड़े बॉक्सिंग ग्लव्स को तुरंत अपने हाथों में पहन लिया और फिर धीरे धीरे बॉक्सिंग रिंग की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, देखते हैं कि आज यहाँ से जीत कर कौन बाहर जाता है। लेकिन याद रहे, जो भी हारेगा उसे जीतने वाले के सामने झुककर उसे अपना बॉस मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि वो लूजर है। ओके, देन डील डन। ध्रुव ने अभिराम के बॉक्सिंग रिंग में पहुंचते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर अभिराम ने अपना हाथ मारकर अपनी डील को फाइनल किया। वो दोनों लड़ने के लिए पोजीशन में आ चुके थे। वही स्पोर्ट्स रूम के सीसीटीवी रूम में करीब 60 साल का एक आदमी बिजनेस सूट पहने कुर्सी पर बैठा उनके फाइट सीन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, जो कि बॉक्सिंग रिंग के पास लगे सीसीटीवी से उसे नजर आ रहा था।
अभिराम अपने ऑफिस वाले पैंट शर्ट में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने बॉक्सिंग रिंग में ध्रुव के सामने खड़ा था, जिसने बॉक्सिंग का पूरा ड्रेस पहना था और चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। शर्त याद रखना अभी, क्योंकि हारने के बाद उसे पूरा भी करना पड़ेगा। ध्रुव ने एक आखिरी बार अभिराम से उसकी मर्जी पूछी।